हेलो स्टूडेंट, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वैसे स्टूडेंट जो अभी सेमेस्टर 1 का एग्जाम लिख रहे हैं, चाहे वो मेजर पेपर उनका आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो। हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं आईकेएस का, इंडियन नॉलेज सिस्टम का 3 वीडियो बना चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों वीडियो है और ये चौथा लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। चारों अगर लेक्चर को अच्छे से देख लेते हैं तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी से आएंगे, इस बात की गारंटी है। चाहे वो सेट 1 का एग्जाम हो, सेट 2 का एग्जाम हो, सेट 3 का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो रगड़ के देखिए, जितना ज़्यादा देखिएगा, जितना बार देखिएगा, उतना आपका कमांड बढ़ेगा और उतने अच्छे से आप एग्जाम लिख पाओगे। जैसा कि आप अंडरस्टैंडिंग भारत में आप देख चुके होंगे, जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया था आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं। आईकेएस में भी पूछा जाएगा और एसईसी पेपर में भी पूछा जाएगा, एमडीसी पेपर में भी पूछा जाएगा, मेजर और माइनर में भी पूछा जाएगा। तो ये लास्ट यूनिट है, एक लेक्चर लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आईकेएस का हम लोग पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और सारा का सारा लेक्चर आपके यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब चैनल CWH यूनिवर्सिटी पे अवेलेबल है। आप अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ 4 सालों तक हैं। जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं होगा तब तक हमारी ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और सब ध्यान रखिएगा, बहुत लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं, तो नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता नहीं। बाद में पता चलता है सर आप बोले, मैसेज तो किए, वीडियो डाले, लेकिन अपने को मिला ही नहीं। तो आप नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। हु रोट द नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि। इसमें हम लोगों को पढ़ना है इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के अंदर आर्ट, डिसिप्लिन एंड थॉट के बारे में। अभिनव भारती के लेखक कौन है? तो अभिनव गुप्त नाम है इनका। ध्वन्यालोक के लेखक कौन है? तो आनंद वर्धन है। गायन शास्त्र क्या है? तो गायन और संगीत का एक शास्त्र है जिसको गायन शास्त्र कहते हैं। नाट्य शास्त्र क्या है? जिसमें नाटक नृत्य रंगमंच का शास्त्र है नाट्य शास्त्र। अनुवंशिकी क्या है? तो तर्क और दर्शन का विज्ञान है, जिसमें लोग तर्क देना। त्रयी क्या होता है? तो 3 वेदों का ज्ञान जिसको होता है त्रयी कहते हैं, या उसको त्रिवेदी भी कहते हैं। त्रिवेदी वो लोग होते हैं जिनको 3 वेदों का ज्ञान होता है। द्विवेदी वे लोग होते हैं जिनको 2 वेदों का ज्ञान होता है। और चतुर्वेदी वे लोग होते हैं जिनको 4 वेदों का ज्ञान होता है। ठीक है। यहाँ वार्ता क्या होता है? वार्ता का मतलब होता है कृषि, व्यापार और अर्थव्यवस्था का ज्ञान अगर किसी के पास है तो कहा जाता है कि आपको वार्ता करने आता है। 3 चीज का वार्ता ज्ञान, कृषि का, व्यापार का और अर्थव्यवस्था का। दंड नीति क्या है? तो दंड नीति, जब भी कोई राजा अपना शासन चलाएगा तो दंड नीति उसको पता होना चाहिए कि अगर सामने वाला अगर दोषी पकड़ा जाता है तो उसको क्या सजा दिया जाएगा। तो शासन और प्रशासन का शास्त्र है वो, कि दंड आपको मिलेगा। दंड नीति बताता है कि क्या दंड मिलना चाहिए। व्हाट इज योग? योग क्या है? तो भाई शरीर, मन और आत्मा सबको एक साथ संतुलन में लाना योग का मेन मुख्य उद्देश्य है। भारत में संगीत और नृत्य की परंपरा का वर्णन कीजिए। तो भारत में संगीत और डांस का कार्य जो है परंपरा बहुत पहले से रहा है। भारत में संगीत और नृत्य की परंपरा बहुत प्राचीन और समृद्ध है, जो संस्कृति, धर्म और आध्यात्म से जुड़ी हुई है। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। भारतीय संगीत मुख्यतः शास्त्रीय संगीत, जिसको हिंदुस्तानी और कर्नाटक 2 ही जगह का संगीत भारत में मिलेगा। डांस आपको मिलेगा, एक हिंदुस्तानी डांस और एक मिलेगा कर्नाटका। और लोक संगीत में विभाजित है। शास्त्रीय संगीत में राग और ताल का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार भारतीय नृत्य में भी शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का में विभाजित किया जाता है। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी जैसे शास्त्रीय नृत्य है, नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इसमें भाव, मुद्रा, अंगों की गति, ये सब डांस देखिएगा ना तो चेहरे का एक्सप्रेशन सब कुछ मतलब अजीब लगेगा कि जो भी बात हो रहा है ना चेहरे से एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ उनको सिखाया जाता है। संगीत और नृत्य का उपयोग मंदिरों में, त्योहारों में, सामाजिक कार्यक्रमों में किया जाता है। ये भावनाओं को यानी रस को व्यक्त करता है, जो फीलिंग्स है वो बताता है। और आज का संगीत तो मत पूछो, ये सब सत्यानाश कर दिया। आज का संगीत न कुछ नहीं बताता है, जो मन करता है वो। किसी को नाचने नहीं आता है लेकिन सब डांसर है, सब सोशल मीडिया पर ठुमका लगा रहा है, लेकिन किसी को नाचने नहीं आता। सही मायने में जो नृत्य होता था वो इस तरह का होता था, चाहे कथक हो चाहे कुचिपुड़ी हो, ये सब नृत्य जो है साउथ में देखा जाता है। नाट्य शास्त्र का महत्व बताइए। तो बोलता है भारतीय प्रदर्शन कलाओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ होता था नाट्य शास्त्र, जहाँ पे नाटक दिए जाते थे, लोग करके सीखते थे एक्टिंग। इसको बोलते हैं हीरो बनना। आज जो हीरो बन रहा है ये सब डुप्लीकेट है, ओरिजिनल हीरो उस समय नाट्य शास्त्र वाले होते थे, जिनकी रचना भरत मुनि ने की थी। इसमें नाटक था, नृत्य था, संगीत का विस्तृत वर्णन किया गया था। इसका महत्व रस और भाव की व्याख्या में है, जो भारतीय कला का आधार था। इसमें अभिनय, मुद्राएं, रंगमंच, वेशभूषा, संगीत, ये सब के नियम बनाए गए थे। नाट्य शास्त्र आज भी कलाकारों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ है। जितने एक्टर हैं नाट्य शास्त्र को पढ़ते हैं और उसको अपने अंदर डालने का प्रयास करते हैं।
भरत मुनि के योगदान को बताइए, तभी बताया था भरत मुनि ने क्या लिखा था, नाट्य शास्त्र लिखा था। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा था। इसमें क्या क्या था तो देख लीजिए, उन्होंने रस भाव के सिद्धांत को स्पष्ट किया जो भारतीय कला का आधार था। साथ ही उन्होंने अभिनय, मुद्राएं, नृत्य, संगीत, रंगमंच, वेशभूषा, ये सब का पूरा डिटेल वर्णन किया है नाट्य शास्त्र के अंदर। उनका कार्य नृत्य और नाटक को वैज्ञानिक रूप देता है, यानी जो पहले डांस होते थे या नाटक होते थे उसको थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच देने का काम जो है वो किया था। अनुवांशिकी की अवधारणा को समझाइए। अनुवांशिकी की अवधारणा क्या है तो बोलता है अनुवांशिकी भारतीय ज्ञान परंपरा में तर्क देना सब लोग तर्क नहीं दे पाता था, विचार और विश्लेषण का विज्ञान है। ध्यान रखना, तर्क, विचार और विश्लेषण का विज्ञान है। यह 4 मुख्य विधाओं में से एक विधा है। यह व्यक्ति को सही निर्णय लेने और तार्किक सोच विकसित करने में सहायता करता है। आनुवंशिकी में न्याय, सांख्य दर्शन शामिल होता है जो सत्य की खोज तर्क पर आधारित होता है। यह अंधविश्वास के स्थान पर तर्क और अनुभव को महत्व देता है। अंधविश्वास नहीं, तर्क और अनुभव। इस प्रकार आनुवंशिकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तीनों को विकसित करती है। आगे लिखा है त्रयी और उसके महत्व बताइए। त्रयी मतलब ऐसे लोग जो 3 वेदों के ज्ञाता होते हैं। तो क्या त्रयी का अर्थ होता है 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का ज्ञान। अगर किसी व्यक्ति को 3 वेद का ज्ञान है तो वो त्रयी कहलाता है या त्रिवेदी भी कहलाता है। यह भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है और धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का आधार होता है। त्रयी में मंत्र, यज्ञ, प्रार्थना और नैतिक मूल्यों का ज्ञान शामिल होता है। यह व्यक्ति को धार्मिक कार्यों और अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसका महत्व क्या है तो भारतीय धर्म और संस्कृति का आधार है। नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन इससे होता है और प्राचीन परंपराओं का संरक्षण भी होता है त्रयी से। वार्ता क्या होता है तो वार्ता में याद रखना है कि जो व्यक्ति कृषि, व्यापार और उद्योग के ऊपर कभी भी चर्चा कर सकता है, उतनी की जानकारी है कि जो चाहे उस पर डिस्कशन कर सकता है, चर्चा कर सकता है, तो उसको वार्ता कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति के पास कृषि का पूरा ज्ञान हो उस पर चर्चा कर सकता है, व्यापार का पूरा ज्ञान है उस पर चर्चा कर सकता है और उद्योग का पूरा ज्ञान है उस पर चर्चा कर सकता है, तो उसी व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्ता। दंड नीति और इसके महत्व को बताइए। दंड नीति हर राजा के पास होना चाहिए, हर राजा के पास दंड नीति होनी चाहिए, क्योंकि जब आप राज्य साम्राज्य चला रहे हैं तो अगर कोई गलती करता है और उसको आप सजा नहीं दीजिएगा तो दूसरा लोग भी गलती करेगा। तो हर राजा को अपना राज्य साम्राज्य चलाने के लिए दंड नीति का ज्ञान होना चाहिए कि क्या दंड नीति कहता है। दंड नीति भारतीय ज्ञान परंपरा में शासन, कानून और प्रशासन का विज्ञान है। इसका उद्देश्य होता है नियमों और दंड के माध्यम से समाज में व्यवस्था बनाए रखना। अगर अभी भी दंड नीति है, लेकिन अभी हम उस दंड नीति को बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। हालांकि आप आईपीसी हट के बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता। आज आपके पास अगर समाज में कोई गलत कर रहा है तो आप नहीं बोलते केस कर देंगे तुम्हारे पर, तो यही केस पुराने जमाने में दंड नीति होता था, ठीक है, जिसके माध्यम से समाज में शांति व्यवस्था बनी रहती थी। लोगों को लगता था कि हमारा अन्याय करेंगे तो राजा हमको दंड देगा। तो पहले दंड नीति राजा के आधार पर था और अब दंड नीति जो है वो लिखा हुआ है, जो कानून के आधार पर लिखा हुआ वही सजा आपको मिलेगा। इसमें न्याय, दंड, राजा के कर्तव्य और प्रशासन का वर्णन किया गया था। इस सिचुएशन में राजा का कर्तव्य है कि भैया फांसी पर तुमको लटकना पड़ेगा। इसका महत्व क्या है दंड नीति का, कानून और व्यवस्था उस समय बनाए रखता था, डरता था समाज, न्याय और समानता सुनिश्चित होती थी, अपराध और अन्याय को रोका जाता था, इससे सुशासन स्थापित किया जाता था और राज्य के विकास में सहायता मिलती थी दंड नीति से। लोग डरते थे कि हम गलत करेंगे तो हमको सजा मिलेगी। योग विज्ञान का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। योग विज्ञान क्या है तो बोलता है योग विज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाग है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित होता है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है, नहीं बोलते हैं योग करो मतलब जोड़ दो। किसको जोड़ो, शरीर को, मन को और आत्मा को, तीनों को एक साथ अगर हम जोड़ देते हैं, तीनों को एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो कहलाता है योग। योग से शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मानसिक शांति होती है और एकाग्रता या भावनात्मकता वो बढ़ जाती है, संतुलन में सुधार हो जाता है। यह तनाव को कम करने और अनुशासित जीवन जीने में सहायता करते हैं। बोलता आज के समय में योग विश्व भर के स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए अपनाया जा रहा है। सब लोग अपने आप को फिट रखने के लिए योग का इस्तेमाल करें। यह भारतीय ज्ञान परंपरा का या भारतीय परंपरा का वैज्ञानिक और समग्र सोच को दर्शाता है कि उस जमाने में भारतीय ज्ञान परंपरा में योग के बारे में वर्णन किया गया। आज दुनिया जान रही है कि एक्सरसाइज करने से फिट रहेंगे। जिसको आज दुनिया समझ रही है वो आज से हजारों साल पहले हमारे ज्ञान परंपरा में योग
का एक कोर्स था, लोग योग का कोर्स करते थे। उस समय हमारा ज्ञान परंपरा इतना समृद्ध था कि उस समय हम लोग जानते थे कि योग से क्या होता है। भारतीय परंपरा में पर्यावरण के महत्व का पर्यावरण चिंतन को समझाइए। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में ध्यान रखिएगा, हम सदियों से चिंतित कर रहे हैं। दुनिया आज हमको सिखाती है कि पर्यावरण को बचाओ, दुनिया को बचाओ, पृथ्वी बचाओ। नहीं बोलता है सेव इन्वायरमेंट सेव अर्थ। अरे भैया, हम हजारों साल पहले बोल चुके हैं कि सेव इन्वायरमेंट सेव अर्थ। अब बताइए कैसे बोल चुके, बताते हैं। देखिए, भारतीय परंपरा में पर्यावरण चिंतन मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध को उस समय हम लोग बताए थे कि दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। प्रकृति नहीं रहेगी तो मनुष्य नहीं रहेगा, और मनुष्य नहीं रहेगा तो प्रकृति नहीं रहेगी। दोनों एक दूसरे पर संतुलन पर आधारित हैं। प्रकृति को पवित्र माना गया था। हम लोग बताइए उस समय क्या किए थे, जो पौधे, जो पेड़ हम लोगों को जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, हमारे ज्ञान परंपरा या हमारे पुराने जो पूर्वज थे उसको पूजनीय बना दिए। जैसे हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, तो पूजा करते काटना नहीं है। अब हम पीपल को नहीं काटेंगे, पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। नीम हम पूजा करने लगे। तुलसी जो हमारे बहुत मतलब फायदेमंद पौधे होते थे, उसको हम पूजनीय बना दिए। बरगद पूजनीय बना दिए, काटना नहीं उसको। इसका मतलब है कि जो पौधे हमारे लिए, जो पेड़ हमारे लिए जरूरी था, हमारे जो ऋषि थे, मुनि थे, उस समय ज्ञान परंपरा जिनके पास थी, जिनको जानकारी थी, उन्होंने उसको पूजनीय बना दिया कि इसको पूजा करना है। आज दुनिया परेशान हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आज लोग पीपल का पेड़ लगा रहे हैं, उनको पता है कि ये पेड़ जीवन बचाएगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो हजारों साल पहले चले गए कह के। तो यही बोल रहा है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश हम लोग कब का सम्मान किए। देखिए, सबकी पूजा करते हैं हम। पृथ्वी की पूजा करते हैं, जल की पूजा, वायु, अग्नि और आकाश की पूजा करते हैं। हमने सबको माना, आज दुनिया मान रही है। आज दुनिया ये भी मान रही है कि पेड़ पौधे, नदियाँ, पशु, जैव विविधता, सबकी रक्षा पर दुनिया जोर दे रही है। बताइए, हम हजारों साल पहले ये सब कर चुके हैं। हमारे यहाँ पेड़ पौधे पूजनीय हैं, नदियाँ पूजनीय हैं, पशु पूजनीय हैं, जैव विविधता पूजनीय है। ये सब, दूब का घास तक हमारे लिए पूजनीय है। हम दूब के घास को भी पूजा करते हैं। अब बताओ, दूब का घास जो है इतना फायदेमंद चीज है, अब दुनिया समझ रही है, उसको मेडिकल में यूज करती है और हम उसको पूजा कर रहे हैं। ये हमारा ज्ञान परंपरा ही है जो सदियों से चलते आ रहा है। दुनिया बाद में जानी, हम लोग पहले से जान रहे थे भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर। अब लिखा है, भारतीय काव्य और नाट्य के परंपरा का वर्णन कीजिए। भारत में काव्य और नाट्य, काव्य क्या होता है तो भाई बोलता है कहानी जो लिखा होता है उसको काव्य बोलते हैं। भारतीय काव्य और नाट्य परंपरा अत्यंत समृद्ध है। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण, यह मुख्य रूप से रस सिद्धांत पर आधारित है, जो प्रेम, क्रोध, आनंद, ये सब भावनाओं को व्यक्त करता है। काव्य में सौंदर्य, कल्पना, अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है, जबकि नाट्य में अभिनय, संगीत, नृत्य और संवाद पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये परंपराएं मनोरंजन के लिए, शिक्षा के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण था और उस समय में लोगों को सिखाया भी जाता था। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो चलिए 2-4 क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देख लेते हैं। सबसे पहले, भारत में संगीत, नृत्य और नाट्य शास्त्र परंपरा का नाट्य शास्त्र के संदर्भ में वर्णन करें। नाट्य शास्त्र के संदर्भ में ये तीनों परंपरा का वर्णन करना आपको, ठीक है। तो देखो, अभी जितना भी लॉन्ग में पूछ रहा है ना, सब ऑलरेडी हम शॉर्ट में कर चुके हैं। जितना भी लॉन्ग में पूछ रहा है, सारा का सारा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट में डाला हुआ है। फिर भी चलिए लॉन्ग हम लोग कर लेते हैं। बोल रहा है, भारतीय काव्य और नाट्य परंपरा प्राचीन काल से ही अत्यंत समृद्ध और विकसित रही है। यह केवल कला का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज के सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को व्यक्त करने का सशक्त साधन है। सबसे पहले ये परंपरा मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन था। नाटक, कविता, संगीत, नृत्य के माध्यम से लोगों को आनंद प्राप्त होता था। प्राचीन काल में नाट्य और काव्य जन सामान्य के लिए प्रमुख मनोरंजन के साधन थे, जो समाज में प्रसन्नता और उत्साह लाते थे, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे शैक्षणिक महत्व इसका बढ़ता गया, लोग समझते गए इसकी मीनिंग को, फिर ये जीवन या मतलब जीवन दर्शन कराने लगा। अपने जीवन को बदलने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करने लगा। तो बोलता है कि शैक्षिक महत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। काव्य और नाटक के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जाने लगी लोगों को। धार्मिक शिक्षा, कर्तव्य के बारे में, आदर्श जीवन के सिद्धांत को सरल और रोचक ढंग से लोगों को पढ़ाया जाने लगा, जिसमें उनको पढ़ाया जाने लगा रामायण, जहाँ राम का चरित्र पढ़ाया जाने लगा, जहाँ पे महाभारत पढ़ाया जाने लगा। तो ये रामायण, महाभारत में किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया गया कि आप कैसे, इसको बोलते हैं नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन दिया गया। जैसे ग्रंथों ने नाटक और काव्य के रूप में समाज में को शिक्षित किया। देखिएगा आप, पुराने जमाने में, अभी तो आप लोग शायद बड़े हो गए होंगे तो नहीं, आप लोग को नहीं याद होगा। पुराने जमाने में अपने गाँव में देखिएगा तो रामायण का पाठ होता था, लोग रामायण का किरदार करते थे, नाटक होता था, नौटंकी होता था, ये सब होता था। आगे लिखा है, तीसरे, ये परंपराएं संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भारतीय रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, लोक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं काव्य और नाट्य के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। इससे सांस्कृतिक पहचान बनी रहती है। इसके अलावा ये परंपराएं सामाजिक मूल्यों को भी दर्शाती है, जिसमें प्रेम, करुणा, वीरता, त्याग, सत्य और धर्म जैसे गुणों को काव्य और नाट्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे समाज में नैतिकता का विकास होता है। ये देखो बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है, ये लंबा आप तुरंत लिख नहीं पाओगे एक दो दिन में, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग डील कर देंगे तो आपके पास अच्छा खासा जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि के बारे में, अभिनव गुप्त के बारे में और आनंद जो है वर्धन के योगदान के बारे में बताना। चलिए भरत मुनि क्या दिए थे, तब भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिखे थे। क्या लिखे थे? नाट्य शास्त्र लिखे थे। ठीक है, भरत मुनि क्या लिखे थे? नाट्य शास्त्र। दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अभिनव गुप्त क्या किए थे? तो अभिनव गुप्त एक महान दार्शनिक थे और टीकाकार थे। महान दार्शनिक मतलब एक बड़े फिलोसफर थे जो फिलोसफी के बारे में बताते थे, दर्शन शास्त्र के बारे में बताते थे। तो उन्होंने अभिनव भारती नामक ग्रंथ लिखा जो नाट्य शास्त्र पर विस्तृत टीका टिप्पणी था, नहीं नाट्य शास्त्र का डिटेल स्टडी था। उन्होंने रस सिद्धांत और विकास तय किया ताकि मतलब एक रस के बारे में, रस सिद्धांत का दर्शन दिया दुनिया को कि क्या है। उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव से लोगों को जोड़ा और एक बड़े दार्शनिक के तौर पर अपने आप को स्थापित किया। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आनंदवर्धन तो बोलता आनंदवर्धन एक प्रसिद्ध साहित्यिक आलोचक थे। साहित्यिक आलोचक का मतलब होता है जो साहित्य की को स्टडी करता है और उसकी आलोचना करता है कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है। जैसे मान ली रामायण में क्या अच्छा चीज़ है, रामायण में क्या कमी है, कौन बोलेगा? तो ये व्यक्ति थे आनंदवर्धन जो साहित्यिक आलोचक थे, साहित्य को पढ़ते थे, उसमें जो कमियां होती थी उसकी आलोचना करते थे, बताते थे। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति का विस्तार से वर्णन किया। देखो अभी चारों हम लोग बता चुके शॉर्ट में, चारों क्वेश्चन शॉर्ट में हम बता चुके हैं। तो अब शॉर्ट वाले क्वेश्चन को ही मिला के लॉन्ग क्वेश्चन लेके जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है आप अगर चारों पढ़ चुके हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि, व्यापार और शासन की भूमिका समझाए। बताइए कृषि, व्यापार, शासन ये तीनों कहाँ पे आपको मिलता है? अभी बताए थे ये तीनों वार्ता में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? वार्ता में। बताए थे ना कि वार्ता में तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो तीनों के बारे में हम लोग बताए थे वार्ता में कि एग्रीकल्चर का क्या रोल है, दूसरा ट्रेड व्यापार का क्या रोल है, और तीसरा शासन का क्या रोल है। अगला क्वेश्चन है भारतीय परंपरा में योग विज्ञान और पर्यावरण चिंतन का वर्णन कीजिए। पहले बता चुके योग विज्ञान और पर्यावरण चिंतन, तो अब हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं। एक और क्वेश्चन है आधुनिक संदर्भ में भारतीय कला और विधाओं का महत्व वर्णन कीजिए। भारतीय कला और विधा बता चुके हैं, 4 तभी बताए थे, 4 होता है, 32 होता है, 64 होता है, ये सब कलाएं देखे थे। 4 कला होता है, 6 कला होता है। तो ये सब धीरे 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 हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं सारे कलाओं के बारे में। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं अभी तक चारों सेट के अंदर 2-2 बार रिवाइज कर लीजिए। आपके पास समय है 1-2 दिन का, 2-2 बार रिवाइज कीजिए। आपका एग्जाम जो है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम का, 1 मिनट में देख लेता हूँ, हम लोग पूरा एकदम होमवर्क के साथ चलते हैं। जिन बच्चों का 29 तारीख को बीएससी कंप्लीट होगा, बीएससी के बाद उनका 2 तारीख को एग्जाम है, तो 29 के बाद भाई 29 तारीख को शाम में आपके पास समय है, 30 तारीख समय है, 1 तारीख समय है, और फिर 2 तारीख को तो आपका एग्जाम ही है। 3 दिन में धुआं मचा दीजिए। जिनका 30 को एग्जाम है उनका, जिसका 30 को बीएससी का एग्जाम है उनका 4 तारीख को आईकेएस का एग्जाम, उनके पास भी 3 दिन है। धुआं मचाने के लिए काफ़ी 3 दिन एकदम धुआं कर देना है। ठीक है, अब हम लोग मेजर और माइनर की बात करते हैं। मेजर माइनर अब एग्जाम होने वाला है, तो मेजर में हम लोग हिस्ट्री मेजर, पॉलिटिकल मेजर, ज्योग्राफी मेजर, अकाउंट्स एंड फाइनेंस मेजर, ये सब मेजर, पॉलिटिकल साइंस मेजर और इकोनॉमिक्स मेजर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, और बाकी मेजर का हम माफ़ी चाहते हैं इस बार नहीं करवा पाएंगे, लेकिन अगले बार सारे मेजर का हम लोग लेकर आएंगे। फिर एसी पेपर में आपके पास हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का एसी पेपर का हम पूरा करवा देंगे। ठीक है, एसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, ये 3 एसी का हम लोग पूरा करवा देंगे। कोशिश करेंगे एक और एसी पेपर का अगर हो तो करवा देते हैं। एमडीसी पेपर पूरा कंप्लीट करवाएंगे और एसईसी पेपर भी पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको हमारा मेहनत और क्लास अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए।